चौपट हो गया। न जाने बेचारी कौन है। चलो इसे अस्पताल ले चले। उठाओ। ड्राइवर, खड़े खड़े क्या देख रहे हो? उठाओ ना। देखो मैम साहब, पहले तो जरूरी काम का वास्ता देकर रात को आपने मुझे टैक्सी निकालने पर मजबूर किया। अब आप मुझे पुलिस के झंझट में डाल रही हैं। मैं भी मारा जाऊंगा, आप भी मुसीबत में आ जाएंगी। मैम साहब, ये तो मामूली चोट है, थोड़ी देर बाद होश में आ जाएगी तो अपने आप चली जाएगी। लेकिन वो लेकिन कुछ नहीं। देखिए वो गाड़ी आ रही है, दोनों पकड़े जाएंगे। चलिए उठाइए ना, उठाइए 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 ना, चलिए उठाइए। लाइए लाइए लाइए, आइए चलिए आइए। गाड़ी रोको। अरे ऐसे लगता है जैसे वो गाड़ी वाला टकरा कर चला गया हो। आजकल इंसान के जान की कोई कीमत नहीं। कितना पत्थर दिल आदमी होगा। चलो इसे हॉस्पिटल ले चलें। फिक्र की कोई बात नहीं, बेहोशी का कारण कोई सदमा है। आपका इनके साथ क्या रिश्ता है? डॉक्टर, मैं नहीं जानता ये कौन है। मुझे रवि कहते हैं। मैं रवि इंडस्ट्रीज का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। मैं किसी जरूरी काम से जा रहा था कि इसे सड़क पे पड़ा हुआ देखा। ऐसे लगता है कि किसी गाड़ी से टकरा गई होगी बेचारी, और वो गाड़ी वाला पुलिस के डर से इसे वहीं छोड़ के चला गया होगा। मैं इंसानी फर्ज समझकर इसे यहाँ ले आया। बहुत अच्छा किया आपने। मैं इस लड़की को हॉस्पिटल में दाखिल किए लेता हूँ। आप हवाले के तौर पर रजिस्टर पर साइन कर दीजिए और अपना पूरा पता भी लिख दीजिए। थैंक यू वेरी मच। खींचने की क्या जरूरत है? अखबार में इश्तिहार देख लिया होगा। 10,000 के लालच में आकर मुझे पकड़वा दोगे? तुम तो एक पढ़ी लिखी लड़की जान पड़ती है, फिर घर से भागने की क्या जरूरत है? देखिए, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। ज्यादा पूछताछ मत कीजिए। मैं भी जानती हूँ कि एक लड़की का अकेले घर से भाग निकलने का मतलब क्या होता है।
लेकिन जरा ये भी सोचिए कि मेरी भी कुछ मजबूरी होगी। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी हो सकती है? बस इतना समझ लीजिए कि मैं मौत से भागकर जिंदगी की तरफ आ गई हूँ। देखिए, घबराइए मत। मैं आपका राज फाश नहीं करूंगा, बल्कि अगर आपको किसी किस्म की जरूरत हो तो शर्माइए नहीं। मैं हर मुमकिन तरीके से आपकी मदद करूंगा। आप किसी को खबर मत कीजिए, यही आपका बहुत बड़ा उपकार होगा। श्रीमती रानी, 25 बिग बाजार, चेरगांव, यूपी। रानी, यहाँ अच्छी तरह हूँ। आशा है कि तुम्हें वहाँ कोई तकलीफ ना होगी। ऐसा विचार दिल में कभी ना लाना कि मैं तुम्हें ठुकरा चुका हूँ या भूल चुका हूँ। लेकिन मेरी मजबूरी तुम भी समझती हो कि मैं शादीशुदा आदमी हूँ। मेरा अपना घर बार है, कारोबार की जिम्मेदारियां हैं, इसलिए खुद नहीं आ रहा, सिर्फ ये रुपए तुम्हें भेज रहा हूँ। तुम्हारा रामलाल। रानी, तुम्हारा खत मिला। खत भी आधी मुलाकात होती है। तुम्हें याद कर करके मैं बहुत रोया। तुमने खत में लिखा है कि तुम्हें तुम्हारी बेटी गीता को हर काम बाएं हाथ से करने की आदत है और लिखते भी बाएं हाथ से ही है। इस बात की चिंता मत करना। कुछ बच्चों को ऐसी आदत होती है और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो आदत अपने आप छूट जाती है। तुम्हारा रामलाल। आपने मेरा बक्स क्यों खोला? सॉरी, बक्स मैंने नहीं खोला। ऊपर से नीचे गिर गया था। चीजें गिरकर इधर उधर बिखर गई थी। मैंने संभाल कर वापस अंदर रखा था। अगर आप कहते हैं तो मानना ही पड़ेगा। अच्छा ये बताइए, इस तस्वीर में कौन लोग हैं? ये मेरे पिता और माँ। तुम्हारे पिता? जी, हैरानी किस बात की? क्या आप इनको जानते हैं? नहीं, ऐसे जान पड़ता है जैसे कारोबार के सिलसिले में जैसे कहीं मुलाकात हुई हो। अंदाजा गलत भी हो सकता है। मेरे पिताजी का बहुत बड़ा कारोबार है, सारा शहर उनकी इज्जत करता है। मेरी माँ का देहांत हो गया है और अब मैं अपने पिता के पास रहने जा रही हूँ। तो क्या पहले आपके पिता अलग रहते थे? जी, हम कुछ ऐसी ही बात है। नमस्कार। कौन हो तुम? कहाँ से आई हो, कैसे आई हो और क्यों आई हो? आपने मुझे पहचाना नहीं? मुझे क्या जरूरत है मैं तुम्हें पहचानूं? मुझे अच्छी तरह देखे तो सही, शायद आप मुझे पहचान ले। हाँ देख लिया और नहीं पहचाना। आपने मुझे बचपन में तो देखा होगा। अपने बचपन में या तुम्हारे बचपन में? देखिए, अपनी बेटी से तो मजाक मत कीजिए। बेटी? मेरी बेटी? अरे मेरे यहाँ तो बड़ी मन्नतों से एक बेटा पैदा हुआ था। पिताजी? पिताजी का मतलब? गुस्सा मत कीजिए। क्या आप रानी को नहीं जानते? ना मैं किसी रानी को जानता हूँ ना महारानी को। रानी मेरी माँ का नाम है और वही रानी जो आपकी पत्नी ना होते हुए भी आपकी पत्नी थी। रानी? जी, जिससे आपने शादीशुदा होते हुए भी प्यार का ढोंग रचा है। जब उसकी एक बच्ची पैदा हुई तो उस देवी ने आपके घर की लाज बचाने के लिए अपने होंठ सी लिए और आप अपनी बीवी से डर के उसे बेसहारा छोड़कर चले आए और बाद में हर महीने गुजारे के लिए सिर्फ मनी ऑर्डर भेजते रहे और वहां आने का नाम तक नहीं। अरे बस किसी नावल से कहानी पढ़कर मुझे सुनाने चली आई है। आप लाख इनकार करें, लेकिन मेरे पास इसका सबूत है कि आप मेरे पिता हैं। सबूत है तो दिखाओ दिखाओ दिखाओ।
जी के नाम लिखे। ये वो तस्वीर है जो आपने मेरी माता जी के साथ खिंचवाई। मेरी माँ बेचारी 2 हफ्ते हुए परलोक से धर गई, लेकिन मरते दम तक उसने इस राज पर पर्दा डाले रखा। अच्छा हुआ ये तस्वीर और चिट्ठी मुझे मिल गई। फिर मैंने सोचा जब मेरा बाप है तो मैं अनाथ क्यों कहलाऊं। यही सोचकर तो आपके पास आई हूँ। तुम सोच कर आई हो। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। तो तुम्हारा नाम? गीता। गीता, कितना अच्छा नाम है, कितना अच्छा नाम है। देखो बेटी, इस तस्वीर और चिट्ठियों को हवा मत लगवाओ, बक्से में बंद करके रखो। अरे बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। बंद कर दो, बंद कर दो। देखो बेटी, मैं मानता हूँ कि तुम मेरी बेटी हो, मेरे शरीर का एक अंग हो, मगर जिस तरह तुम्हारी माँ ने मरते दम तक मेरी लाज रखी, बस ऐसा ही थोड़ी सी लाज तुम भी रख लो। तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, और तुम्हें जो कुछ चाहिए मेरे से ले लो, मगर यहाँ से चली जाओ। मैं यहाँ दौलत के लालच में नहीं आई, अपने पिता से बेटी का अधिकार मांगने आई हूँ। ये मेरा घर है, मैं इसी घर में रहूंगी। लेकिन ये कैसे हो सकता है? और जो मेरी बीवी है ना, बड़ी अजीब किस्म की औरत है। देखो, जब उस पर ये हद-फाश हो जाएगा तो वो आत्महत्या कर देगी या मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देगी। और फिर मेरा बेटा भी तो जवान हो गया है, अब उसके पाँव का जूता मेरे पाँव के जूते से 1 नंबर ज्यादा है, और वो शिकारी बहुत अच्छा है। अगर उसको पता चल गया तो मुझे गोली मार देगा। गलती आपने की थी, उसकी सजा मैं क्यों भुगतूं? आप हाँ कहे या ना, मैं इसी घर में रहूंगा। सुनो, क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? पहला भी और आखिरी भी। मैं अपनी जिद के लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ, लेकिन अब मैं यहाँ से जाने वाली नहीं। मैं क्या करूँ ये राम राम। बीवी मंदिर गई है और बेटा दूसरी शहर गया हुआ है। देखो गीता, मैं घर से ये ऐलान नहीं कर सकता कि तुम मेरी बेटी है, नहीं तो घर वाले तुम्हारे साथ साथ मेरी भी छुट्टी कर देंगे। मैं तेरा बाप नहीं हूँ। मेरा मतलब है कि तू मेरे एक दोस्त की बेटी है। मैं घर वालों को समझाने के लिए तुम समझा रहा हूँ कि तू मेरे एक दोस्त की बेटी है जो तीर्थ यात्रा जाते वक्त तुम्हें यहाँ छोड़ गया। समझ गई ना? ताकि घर वाले पूछे तो हमारे बयान दोनों के एक जैसे होने चाहिए। क्यों जी, क्या हो रहा है? हरि नाम जप रहा हूँ, हरि नाम जप रहा हूँ। लेकिन आप रो क्यों रहे? तुम कौन हो? जी मुझसे क्या पूछती हो? मुझसे पूछो, मुझसे। तो फिर आप बताइए। हाँ, बताने वाली बात हो तो बताओ ना, मगर खैर तुमसे क्या छुपाना। याद है, मैं अक्सर अपने एक दोस्त तीरथ राम का तुमसे जिक्र किया करता था। ये उसकी बेटी है। इसकी माँ 2 हफ्ते हुए गुजर गई, और तीरथ राम बेचारा अपनी बीवी के गम में तीर्थ यात्रा करने चला गया है। अपनी बेटी को यहाँ छोड़ गया है। कहने लगा कि जवान बेटी को साथ कहाँ लिए फिरूंगा, जब वापस लौटूंगा तो इसको ले जाऊंगा। तीरथ राम लाखों में खेलता था, भगवान ने उसके साथ क्या अन्याय किया है, उसका जीवन साथी छीन लिया है। तुम धीरज रखो जी, यही तो सोच कर बेचारी बेचारी। जिसकी माँ मरी उसने तो अपने मन को समझा लिया, लेकिन आप ही तो रोए जा रहे। चलो बेटी, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें यहाँ रत्ती भर भी कष्ट नहीं होगा। इसे क्या कष्ट होगा? कष्ट तो अब मुझे होगा, जिसे जिंदगी भर झूठ ही निभाना पड़ेगा। इस लड़की ने घर में कदम रखते ही युधिष्ठिर को दरियोधन बढ़ा दिया। डॉक्टर, आपने बड़े अच्छी नस्ल रखी है। पसंद है आपको? अरे अच्छी चीज किसे पसंद नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच। कम से कम आपने मेरे टेस्ट की दाद तो दी। ये मेरी बीवी है। आई एम सॉरी डॉक्टर, आई एम सॉरी। मैं चलता। अरे कहाँ चलते हैं, बैठिए। सारी मार्केट तलाश करके आपके लिए दवा लेकर आया हूँ। सिर्फ एक ही बॉटल अवेलेबल थी मार्केट में। हाँ, ये लीजिए। हेलो, डॉक्टर मंगल स्पीकिंग। ओह रामलाल जी, हाँ मैं आ रहा हूँ मैं खुद बॉटल में फंसा हूँ। नहीं डॉक्टर साहब, बदल में एक ही थी। ओह अच्छा, चल।
थैंक यू। चलो भाई चलो, अब तो अस्पताल जाना पड़ेगा। जब भी कोई मरीज आते हैं तुम उन्हें मक्खियों की तरह उड़ा देते हो। आमदनी कहाँ से होगी? देखो अभी 6 नहीं बजे, 6 बजे से पहले तुमने बीवी की तरह हुक्म चलाना शुरू कर दिया। अभी तुम नर्स के ड्रेस में हो, जाओ दवा घोटो, चलो चलो। दवा घोटो। डैडी, आप इस तरह क्यों बैठे हैं? इस तरह क्या और उस तरह क्या, मतलब तो बैठने से है। ऐसा लगता है डैडी जैसे आप किसी चीज से डरे हुए बैठे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कोई ऐसा वैसा काम करके आप पछता रहे हैं? नहीं तो मैं क्यों पछताने लगा रवि? मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। वो क्या कहना चाहता हूँ? अरे हाँ, याद आया। आज इस घर में एक हंगामा हो गया। हंगामा नहीं, ये एक नई बात है। एक मेहमान। हंगामा, एक नई बात, मेहमान। डैडी सब क्या बड़बड़ा रहे हैं? मुझे बड़बड़ाने की क्या जरूरत है? वो बात यह है कि अरे हाँ याद आया। ये बताओ कि तुम दिल्ली से लौटते समय सीधे घर क्यों नहीं आए? डैडी दिमाग कुछ परेशान था, हाँ। इसलिए सीधा ऑफिस चला गया। ओह, कमाल है। रवि, तू उसको इस तरह क्यों देख रहा है? क्या तू उसे जानता है? नहीं, तू कैसे जान सकता है? नहीं जान सकता। ये तो आज ही आई है। ये मेरी नहीं, मेरे दोस्त तीर्थराम, वो लखपति तीर्थराम, उसकी बेटी है। ये उसकी बेटी है गीता। ये मेरे बेटे रवि है। रवि, मैं क्या कह रहा था? आप तीर्थराम की बात कर रहे थे। अरे हाँ, तीर्थराम, उस बेचारे की माँ मर गई है। नहीं, उसकी नहीं, गीता की। क्या बात है, आप बात करते करते भूल जाते हैं? अरे बेटे क्या बताऊं, मेरी कुछ याददाश्त कमजोर हो गई है। बात दिल से होठों तक आती है मगर फिर वापस लौट जाती है। ये गीता है ना, ले तेरी माँ हो गई। अच्छा हुआ रवि की माँ। गीता के बारे में इसको बता दे। बेटा, ये इनके दोस्त की बेटी है। डैडी, आप इसके खानदान को कब से जानते हैं? मैं कब से जानता हूँ भाई? अरे हाँ, बचपन से जानता हूँ, बचपन से। लेकिन आपने मुझे कभी नहीं बताया। अरे भूल गया। हाय, तीर्थराम जैसा धर्म कर्म वाला आदमी इस दुनिया में आज तक मैंने नहीं देखा है। असल में पापी लोग याद रह जाते हैं और अच्छे लोग भूल जाते हैं। बेचारे अपनी पत्नी से इतना प्यार करते थे कि उसके देहांत के बाद उसकी याद में बच्ची को यहाँ छोड़कर तीर्थ यात्रा करने चले गए। धार्मिक आदमी है। माँ, तीर्थराम जी जब इसे यहाँ छोड़ने आए थे, आप उस वक्त घर पे थी? अरे वो नहीं थी तो क्या हुआ? मैं तो था। जब मैंने एक बार कह दिया है कि ये मेरे दोस्त की बेटी है तो बेटी है। ये चाय पी लीजिए। नहीं, अब मैं बादाम रोगन पीऊंगा। दिल की मुरादें पूरी हो गई, गम की पुरानी यादें खो गई। तुमने खत में लिखा है कि तुम्हें तुम्हारी बेटी गीता को हर काम बाएं हाथ से करने की आदत है और लिखती भी बाएं हाथ से ही है।
वंडरफुल। भाई तुम तो खूब गाती हो। मुझे बनाने के लिए कह रहे हैं आप? भला मैं तुम्हें क्यों बनाने लगा? जो बात पसंद आ गई वो आ गई। वैसे तुमने अपना नाम क्या बताया था? गीता। अभी तक नाम नहीं बदला? नाम बदलने की क्या जरूरत है? मैं तो यूं ही पूछ रहा था। देखो गीता, श्री रामलाल, मेरा मतलब है कि मेरे पिताजी, उन्होंने तुम्हें अपनी बेटी स्वीकार कर लिया है ना? इनकार की क्या वजह हो सकती थी? यह साबित करने के लिए कि मैं उनकी बेटी हूँ, मैंने तो सारे सबूत उनके सामने रख दिए। मेरी माँ के नाम लिखी हुई चिट्ठियाँ, माँ के साथ उनकी तस्वीर, आखिर उनको मेरे सामने सच झुकाना ही पड़ा। मैं खुश हूँ, बहुत खुश। पहले इस घर का वारिस एक मैं ही था, लेकिन अब एक लड़की भी आ गई। और यह भी अच्छा हुआ कि पिताजी ने अपने जवानी में किए हुए पाप को मान लिया है। पिताजी को बेटी मिल गई और बेटी को पिता। कभी कभी हकीकत भी अफसाने की तरह लगती है और अफसाने हकीकत की तरह। देखो गीता, जब पिताजी ने तुम्हें अपनी बेटी मान ही लिया है तो तुम्हें दूसरों के सामने मेरी माँ को अपनी माँ समझना चाहिए, अब मुझे अपना भाई। दूसरों के सामने मैं ऐसे नहीं कर सकती, क्योंकि पिताजी ने मुझसे सौगंध ले रखी है कि मैं अपना और उनका रिश्ता किसी और पर जाहिर न करूं। खूब, बहुत खूब। पिताजी ने अपनी इज्जत, मान, मर्यादा बचाने के लिए अच्छा मनसूबा बांधा है। और सबसे खुशी की बात तो यह है कि इस नेक काम में तुम भी उनका साथ दे रही हो। एक लड़की और इतनी मक्कार, निकल जाओ यहां से। तुम मेरी बहन नहीं हो, ना मेरे पिता तुम्हारे पिता हैं। झूठ बोलकर किसी धोखे में नहीं आई थी। झूठ कैसा? मैं रामलाल जी की बेटी हूँ। क्या ये तुम्हारी लिखावट नहीं है? है। क्या ये तुमने अपने हाथ से नहीं लिखा है? लिखा है। दाएं हाथ से लिखा या बाएं हाथ से? बाएं हाथ से। बाएं हाथ से लिखा है? मुझे सब कुछ पता चल गया है। ठीक ठीक बताओ वरना। नहीं, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो मानती हो कि तुमने दाएं हाथ से लिखा है? तो अपने बारे में सच सच बताओ, वरना पुलिस को फोन करके बुला लूंगा। नहीं, भगवान के लिए ऐसा न कीजिए। मैं किसी को धोखा देने के लिए यहाँ नहीं आई। मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ। ठहरो, जाने से पहले ये तो बताती जाओ, मेरे पिता के साथ वो तस्वीर और वो चिट्ठियां तुम्हें कहां से मिली? बताती हूँ। जब आप मुझे गाड़ी में मिले थे, उसी दिन मैं दिल्ली से चंडीगढ़ की तरफ एक प्राइवेट टैक्सी में आ रही थी। अचानक राह चलती एक लड़की गाड़ी से टकरा गई। भगवान का शुक्र है वो लड़की बच गई, लेकिन बेहोश हो गई। उस जख्मी लड़की को मैंने टैक्सी में बिठा कर लाना चाहा। पहले उसका बक्स मैंने टैक्सी में रख लिया, लेकिन टैक्सी वाले ने उस लड़की को टैक्सी में बिठाने से इनकार कर दिया। मैं भी घबराहट में अकेली बैठ के चली आई। यह ख्याल मुझे बाद में आया कि उस लड़की का बक्स वापस देना भूल गई हूँ। उस लड़की का पता लेने के लिए मैंने उसका बक्स खोला और चीजों की तलाशी ली। उस बक्स में मुझे वो चिट्ठियां और तस्वीर मिली थी, और ये भी पता चला कि उस लड़की का नाम गीता है। मुझे भी सहारे की जरूरत थी। यही सोचकर तो मैं गीता बनकर यहाँ चली आई। इसका मतलब ये हुआ कि जो लड़की तुम्हारी गाड़ी से टकराई थी वो मेरी असली बहन है, तुम नहीं। चली जाओ यहां से, मैं कहता हूं चली जाओ यहां से। मैं खुदगर्ज थी। अपने फायदे के लिए मैंने ये उलझन पैदा कर दी, लेकिन मैं धोखेबाज नहीं, फरेबी नहीं, सिर्फ एक बेसहारा लड़की हूं। मुझे इज्जत के साथ यहां से जाने दीजिए। तुम यहाँ रह सकती हो। सच? क्या मेरी जैसी खुदगर्ज के लिए आपके घर में जगह है? ये बात तुम अपने दिल से पूछो। ये फैसला मैंने क्यों किया, आने वाला वक्त ही तुम्हें बताएगा।
और हाँ, पिताजी को जो वादा तुमने दे रखा है उसी वादे पे चलती रहो। लेकिन तुम घर से क्यों भागी थी? अगर मुझ पर तुमको विश्वास है तो अपनी कहानी सुना सकती हो। मैं मेरठ जिले की रहने वाली हूँ। मेरे पिताजी बड़े अमीर आदमी थे। बचपन में ही मेरी माँ गुजर गई। जब मैं जवान हुई तो मेरे पिताजी का भी देहांत हो गया। वो मरते वक्त मेरी देखभाल के लिए मुझे अपने मैनेजर चौधरी के जिम्मे सौंप गए। उसकी नीयत अच्छी नहीं थी। वो मुझ पर नजर रखता था और मुझसे शादी करके मेरी सारी जायदाद पर कब्जा करना चाहता था। एक रात आखिरी बार पूछता हूँ, तुम्हें मेरी बात मंजूर है या नहीं? बिल्कुल नहीं। नहीं? नहीं, छोड़ दो मुझे। तुम समझते हो कि इस कोठरी में मुझे बंद करके अपनी मनमानी कर सकोगे? जब किसी लड़के की इज्जत खतरे में होती है तो दीवारें अपने आप गिर जाती है, दरवाजे अपने आप टूट जाते हैं, समझे? अच्छा, तो चिड़िया पिंजरे से उड़ने का इरादा रखती है। देखता हूँ कहाँ बच के जाएगी। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। देखता हूँ इस साल में अब कैसे भागती है। नहीं, नहीं, नहीं। उसी रात मैं घर की एक पुरानी नौकरानी की मदद लेकर भाग निकली। बाद में मैंने सुना कि चौधरी ने मेरी तलाश के लिए अखबार में इश्तिहार दे रखा है। उसके बाद गाड़ी में आपसे मुलाकात हुई। बस बाकी सब कुछ आप जानते हैं। मुझे तुम्हारे साथ पूरी हमदर्दी है। अरे यही मकान है। सेठ जी, सेठ जी, शायद स्नान कर रहे होंगे। स्नान नहीं कर रहे होंगे तो पूजा कर रहे होंगे। कुछ ना कुछ करते रहते हैं। सेठ जी, ये दवा सेठ जी को दे देना और कहना कि डॉक्टर मंगल जी देकर गए हैं। अरे लेकिन आप कौन? पहले आपको कभी नहीं देखा। सेठ जी की लड़की? सेठ जी की लड़की कैसे हो सकती है? मैं सेठ जी का फैमिली डॉक्टर हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ। उनका सिर्फ एक ही लड़का है। हो सकता है आप सेठ जी की लड़के रवि की टाइपिस्ट हो। नहीं नहीं नहीं, टाइपिस्ट कितनी खूबसूरत उंगलियां कैसे हो सकती है? सेठानी ने नई नौकरानी रखी होगी। डॉक्टर मंगल, अगेन यू आर रॉन्ग। अरे इतना कीमती लिबास एक नौकरानी का कैसे हो सकता है? कम से कम जाने से पहले आप ही मेरा शक दूर कर दीजिए कि आप आखिर हैं कौन? सेठ जी के रिश्तेदार हैं या सेठानी की सगे वाली है? बोलिए ना प्लीज। मत बोलना। ऊपर जाओ, जाओ। क्या खड़े हो? सेठ जी, आपके घर में हर एक बोलने वाला है। ये गूंगी लड़की आपने कहाँ से ढूंढ ली? डॉक्टर, ये गूंगी नहीं है, मेरे एक दोस्त की बेटी है। कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने आई है। मैं भी कितना बेवकूफ आदमी हूँ, खामा का सोच रहा था कि ये लड़की आपके घर में फिट कैसे हो गई। अगर छोड़िए इन बातों को, ये लीजिए दवा, इसकी 4 खुराकें वक्त पर पी लीजिएगा। मगर डॉक्टर, आज तो तुम मलने वाली दवा भी लाने वाले थे। मलने की और पीने की एक ही दवा है। एक खुराक पी लीजिएगा, दूसरी खुराक सीने पर मल के सो जाइएगा। हेलो डॉक्टर। हेलो रवि, कैसी तबीयत है उस लड़की की? मिस रवि, वो लड़की तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर जा चुकी है। लेकिन उसे जाने से पहले ये तो बताया होगा कि वो कहाँ जा रही है। मैंने कई बार पूछा, लेकिन वो टाल मटोली करती रही। फिर वो अचानक ही चुपचाप चली गई। सुंदर जी, एक नहीं, 2 नहीं, तुम्हारी शादी के लिए 3 पैगाम आए हैं बड़े बड़े घरों से। पहली लड़की बेहद खूबसूरत है, मगर जरा रंग की काली है। दहेज में बंगला, मोटर कार, 1.25 लाख के जेवर और 3.5 लाख नगद भी देंगे।
और दूसरी लड़की तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत है, मगर जरा कद की छोटी है, इकलौती लड़की है, बाप उसका मिल मालिक है, अरे जहेज में मिल ही लिख देगा। और तीसरी पिताजी, अब तीसरी लड़की की तारीफ मत कीजिए। शादी मर्जी से होती है, मजबूरी से नहीं। तो तुम्हारा मतलब है मैं शादी के लिए तुम्हें मजबूर कर रहा हूँ? अरे बेटे, इसमें मजबूरी किस बात की? तीनों लड़कियों पर एक नजर डाल लो और फिर जो पसंद आए उसके साथ साथ फेरे ले लेना। तुम्हारा काम सिर्फ 2 मिनट का है, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। लेकिन पिताजी, अभी शादी की ऐसी जल्दी ही क्या है? अरे तो क्या मेरी उम्र का होकर शादी करेगा? सुंदर! अरे गीता, तुम अचानक यहाँ कैसे? जवाब दो, चुप क्यों हो? सुंदर, माँ मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चली गई। अच्छा, कार के अंदर बैठो, कहीं और चलकर बात करते हैं। बैठो बैठो, किसी ने देख लिया तो कुछ और समझ बैठेगा। बैठो। गीता, जो कुछ भी हुआ बुरा हुआ, खैर होनी से कौन टक्कर ले सकता है, लेकिन तुम्हारी माँ ने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा राज तुमसे क्यों छुपाए रखा? अगर ये बात तुम्हें पहले मालूम होती तो। नहीं सुंदर, मेरी माँ धर्म कर्म वाली औरत थी। उनको तो ये भी नहीं पता था कि पिताजी की एक और शादी भी हो चुकी है। पता चलने पर उन्होंने अपने दिल पर पत्थर रख लिया। वो नहीं चाहती थी कि उनके कारण पिताजी के नाम पर कोई धब्बा लगे। और तो और उनकी आखिरी घड़ियों में जब उन्होंने मुझ पर ये राज खोला, तब भी मुझे यही नसीहत करती रही कि मैं पिताजी के पास जाकर कभी उनका दिल ना दुखाऊं, मेरे कारण उनकी इज्जत में कभी कोई फर्क ना आए। गीता, कौन है तुम्हारे पिता? चलो मैं भी तुम्हारे साथ उनके पास चलता हूँ। लेकिन सुंदर, मैं तो तुमसे कह चुकी हूँ कि मेरा बक्स खो गया है। अब मेरे पास कोई सबूत नहीं रहा, फिर वहां जाने से क्या फायदा? सुंदर, अब इस भरी दुनिया में तुम्हारे सिवा मेरा और कोई नहीं। माँ जहाँ चली गई है वहां से वापस नहीं आ सकती, और पिता के होते हुए भी मैं उनको विश्वास नहीं दिला सकती कि मैं उनकी बेटी हूँ। सुंदर, तुम मुझे सहारा दोगे ना? गीता, प्यार के वादे तोड़ने के लिए नहीं किए जाते। और फिर तुम्हारी जगह तो उस दिन से मेरे दिल में है जिस दिन मैंने पहली बार तुम्हारा हाथ अपने हाथ में लिया था, और वो जगह हमेशा रहेगी। लेकिन तुम मुझे गलत मत समझना, मैं फौरन तुम्हें अपने पिताजी के पास नहीं ले जा सकता। वो पुराने ख्यालात के हैं, कहीं हमारे रिश्ते को वो गलत ना समझ बैठे। मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हें एक अच्छे से होटल में ठहरा देता हूँ। पिताजी को समझा बुझाकर मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने घर ले चलूंगा। जाएगी जरूर, मौत आएगी जरूर। डॉक्टर, बैठ जाइए। लेडीज फर्स्ट, क्या? महिला पहले। आप बैठिए। कहिए श्रीमती जी, आपको क्या कष्ट है? आप डॉक्टर है, आप ही दे। देखिए, मैं कुत्ते बिल्ली का डॉक्टर नहीं हूँ, मैं इंसानों का डॉक्टर हूँ। आप अपने मुंह से बताइए ना, आपको क्या कष्ट है? सुबह से मैं कांपने लगी हूँ। कब कपाहट? अरे बाप रे, ये तो बहुत खौफनाक बीमारी है। कहाँ है कब कपाहट? यहाँ? यहाँ है? अब मैं आपका अच्छी तरह मुआयना करूंगा। डॉक्टर, मैं मर गया। डॉक्टर, ओह, मैं समझ गया। नर्स, फॉर्मूला 007 तैयार करो। क्या मतलब? अरे भाई, नीला पानी। हाँ। देवी जी, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको मिक्सचर भी दे दूंगा और आपसे वहीं पर फीस भी दे दूंगा। आइए। थर्मामीटर निकल गया। सोमा। क्या हुआ? अरे थर्मामीटर खा गया। बोलो भैया, मेरे पास सिर्फ एक ही थर्मामीटर है, मुझे दे दो, वापिस दे दो ना। ऐसे नहीं मानेगा, पहले एक हजम कर चुका है, दूसरा हजम नहीं करने दूंगा। उल्टा करो इसको, उल्टा करो। डॉक्टर, 6 बज गए, मेरी ड्यूटी खत्म। पकड़ो इसे।
अरे ये क्यों बचे? ये मैंने टाइम का कानून क्यों बनाया? मुझ पर ही लागू हो गया। मेरी बिल्ली और मुझे ले आओ। लीजिए। घर में नया सिस्टम कहाँ से निकला? नया सिस्टम कैसा? हर रोज तो माँ दूध लेकर आती है और आज तुम? आज आंटी ने मुझे भेज दिया। क्यों, माँ को फुर्सत नहीं? मैं क्या जानूं? अच्छा ये तो बताइए कि आपकी बहन का कुछ पता चला? कुछ नहीं पता चला। मेरे वहां पहुंचने से पहले ही वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर चली गई थी। कि गीता के मामले में तुम मुझसे ज्यादा बहस मत किया कर, क्योंकि मेरा दिमाग उलट जाता है, मुझे कुछ होने लगता है और मैं बड़बड़ाने लगता हूँ। लेकिन बात तो आपने छेड़ी। ओहो, बात मैंने छेड़ी या तूने? मगर जिक्र तो उसी का है ना। इस वक्त कहाँ है वो? दूध लेकर रवि के कमरे में गई है। रवि के कमरे में? अरे वहाँ क्यों गई है? मैंने उसे... अरे बाबा, नई उलझन पैदा हो गई फिर। अरे दूध भेजने के लिए इस घर में तुम हो, नौकरानी है, मैं हूँ, मुझसे कहा होता। गीता, गीता। ओ गीता, तू इसके कमरे में क्या कर रही है? डैडी, यूं ही जरा गपशप हो रही थी। गपशप नहीं, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। तो क्या इस कमरे में अकेले बैठ के दीवारों से बात करता है? वक्त भी तो काटना होता है। हाँ, अगर तुम इसी तरह वक्त काटते रहे तो मुझे तकलीफ होगी। तकलीफ? किस किस्म की तकलीफ? किस किस्म की? नहीं मालूम भाई, तकलीफ होगी, तकलीफ। लेकिन क्यों? अरे भाई कमाल है, मैं कह रहा हूँ तकलीफ और तू कह रहा है क्यों? अगर ब्लड प्रेशर में तकलीफ नहीं होगी तो क्या मेरी माँ होगी? अब समझा। अरे तू क्या समझेगा, मैं समझाता हूँ। देखो, ब्लड प्रेशर के मरीज के घर में किसी किस्म का शोर नहीं होना चाहिए। लेकिन डैडी, सबसे बातें तो आप करते हैं, पहले आप चुप रहिए। अरे लेकिन डॉक्टर ने तो कहा है कि मुझे बोलने की इजाजत है, मेरे घर वालों को नहीं। ऐसा कहा है? अरे हाँ भाई, ऐसा ही कहा है। आप देखो, तुम दोनों बात मत करना है, मैं बोलूंगा सिर्फ और कोई नहीं बोलेगा। देखो गीता, तुम यहाँ मत ठहरोगे, तुम यहाँ ठहरोगे तो रवि तुमसे बात करेगा, और रवि बात करेगा तो शोर पैदा होगा, शोर पैदा होगा तो मुझे कुछ होगा। डैडी, क्या कह रहे हैं आप? अरे तुम चुप रहो, फिर बोलना शुरू कर दिया। चलो अरे चलो। अरे बाबा, क्या भारतनाट्यम कर रही हो? इधर नीचे चलो, नीचे। आप मुझसे कुछ प्राइवेट बात करना चाहते थे ना? हाँ गीता, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मदद? कहिए, क्या है? तुम्हें मुझसे मोहब्बत करनी पड़ेगी। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ गीता, झूठी मोहब्बत, नाटक, ड्रामा। झूठी मोहब्बत, नाटक, ड्रामा? पर ये सब किस लिए? आओ तुम्हें बताऊं। पिताजी समझते हैं कि तुम उनकी बेटी हो, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम उनकी बेटी नहीं। इसलिए जब वो हमें प्यार करते हुए देखेंगे तो समझेंगे बहन भाई इश्क कर रहे हैं। वो तिलमिला उठेंगे और सहन नहीं कर सकेंगे, और इस प्यार मोहब्बत को रोकने के लिए उन्हें सच सच बताना ही पड़ेगा। बस गीता, सच्चाई का पता लगाने के लिए तुम्हें नाटक खेलने के लिए कह रहा हूं। अरे वो देखो, डॉक्टर आ रहा है। हाँ। अरे डॉक्टर कहेगा, वो तो चलता फिरता अखबार है, इसके पेट में तो कोई बात ही नहीं पचती। वो जब हमें प्यार करते हुए देखेगा ना, तो तार और टेलीविजन से जल्दी जाकर पिताजी से चुगली खाएगा। आओ, प्रेम संगीत शुरू।